तो तब भी उसका आंसर हम डायरेक्टली जीरो लिख नहीं सकते नहीं, हैं। जीरो नहीं लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सर क्लोज पाथ के अराउंड तो इंटेग्रल वैसे भी जीरो होता है। किसने कहा है? वो कॉम्प्लेक्स में होता था, इधर नहीं होता। अच्छा, सही। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स वाले इधर ना लगाए ना। जी। उसके बाद थर्ड है ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाइव। ये थर्ड का एमसीक्यू 2015 के पेपर में लगा हुआ है, इंशाल्लाह भी करते हैं फ्री हो। नंबर फोर, कर्ल ऑफ ए जीरो हो। नंबर फाइव, ए डॉट डी आर ये होता है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो कहते हैं स्टूडेंट, अगर वेक्टर आपका ये रोटेशनल है तो ये चार पांच बातों का सेम मीनिंग है। ठीक है, अब ये सारा आपने रीड करना था। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ स्टोक्स थ्योरम की तरफ। इवेल्युएशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, ये मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे ना स्टूडेंट्स। जी सर। तो ये मैं दोबारा रिकॉल नहीं करवा रहा। ये होते हैं इवेल्युएशन ऑफ द, पहले हम कह रहे थे लाइन इंटीग्रल, याद रखें। पहले हम क्या कह रहे थे? लाइन इंटीग्रल, जब कर्व दी होती हैं, और सिंगल इंटीग्रल होता है। जब डबल इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट होती है किसी सरफेस के ऊपर। और सरफेस क्या होता है, मैंने आपको कहा सरफेस की, अगर मैं बेसिक किसी बच्चे को समझाऊं तो मैं उसे कहता होता हूँ बेटा अपना हाथ उल्टा करो ना, तो वो एक आपको फील होगा कि वो कर्व सा बन गया। तो जो उसका वो ऊपर बाउंड्री है ना तुम्हारे हाथ की, वो सरफेस है। समझ गई बात? तो मैं इस तरह कहता होता हूँ। तो अगर आप देख भी रहे नीचे ये पिक्चर बनी हुई है, ये एक कोई क्या कह सकते हैं, सिलेंडर, वो क्यूब है, और इसका टॉप जो है वो आपको बिल्कुल एक कर्व नुमा नज़र आएगा। छत जो इसका बना हुआ है ना, तो वो सरफेस है। खैर, सरफेस इंटीग्रल के तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तीन होते हैं ना? एक्स वाई जी प्लेन, सर। एक्स वाई जी प्लेन में सर। डिफरेंट होता है, वाई जेड में डिफरेंट होता है, एक्स जेड में डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट जस्ट फार्मूले आपने याद रखने हैं, बाकी इस प्रूफ को छोड़ें। उसके बाद एग्जांपल 11 थी, मैंने क्लास में करवाई थी, याद है? एग्जांपल 11। उसके जी। बाद एग्जांपल जस्ट आपने देखनी थी। अब ये देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये कैसे ये बना है? यही तो हमका होमवर्क था, जस्ट आपने देखना था। उसके बाद हमने वॉल्यूम इंटीग्रल का फार्मूला पढ़ा था, और वो क्या होता है? ये v इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि वॉल्यूम क्या होता है, बोलें, ट्रिपल इंटीग्रल रीजन आर पे 1 dv। ये वॉल्यूम का डी। फार्मूला है। क्लियर? ये वॉल्यूम का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, बाकी बस और कुछ भी नहीं याद रखना। तो नेक्स्ट, ये 13 प्रॉब्लम थी, जस्ट आपने देखनी थी, तो भी बहुत था। उसके बाद स्टूडेंट मेन चीज़ आते हैं हम, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ आर इज़ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। सिंपली कनेक्टेड का मतलब है उसमें कोई होल नहीं है। ठीक है, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी। आर कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है और एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ठीक है, और if m and n are continuous functions of x and y having continuous derivatives in r, then ये आपने इक्वालिटी याद रखनी है। ठीक है, चूँकि क्लोज कर्व, सी क्लोज कर्व है ना, तो उसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे? ऐसे इंटीग्रल के ऊपर सर्कल डला होगा, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये अवर सी इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रल ओवर आर, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। अब इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये वो नहीं पड़ी हुई, एक ओडी टाइप की एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जी और सर। आपको ये भी याद होगा कि m का हम लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, और हम n का लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, याद है ना? तो ये जी देख सर। लें, ये देख लें, m का विद रिस्पेक्ट टू y है, n का विद रिस्पेक्ट टू x है। चलो ये बात तो ख़त्म हो, मतलब ये बात हमें याद रही। अब याद रखेंगे n वाले को पहले लिखना है और m वाले को बाद में, सब्ट्रैक्ट कर देना dx dy। ओके स्टूडेंट्स, वेयर c इज डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैसे याद करना है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रीन्स थ्योरम। एक ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है वॉल्यूम वाले, एक दूसरा ये लिखना है ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी क्लोज कर्व के ऊपर अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एम डी एक्स प्लस मैं भूल गया था, एम डी एक्स प्लस एम प्लस डी एन वाई डी वाई, शाबाश बोलें, डबल उसके बाद इंटीग्रल डबल इंटीग्रल आर और पार्शियल एन प्लस और पार्शियल एक्स पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, माइनस पार्शियल एम पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, दरमियान में माइनस। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन्स थ्योरम। क्या कहते हैं? ग्रीन्स
ये आपने याद रखना है। क्लियर होगी बात? तो वापस चलते हैं, प्रूफ को छोड़ें। ये बुक लाजमी परचेज करें, बड़ी अच्छी बुक है। पीपीएससी के लिए वैसे ही एग्जाम्पल 14 है, ग्रीन थ्योरम यूज़ करके उसने की हुई है सॉल्व, तो अगर आप कर लेंगे तो अच्छा होगा, ये नहीं तो एटलीस्ट देख लाजमी है। उसके बाद ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इन वेक्टर रोटेशन, ठीक है। आपको पता है ना कि ये वही है लिखा हुआ है, वही है, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रीन थ्योरम लिखा हुआ है। जी सर। मेरा माउस आपको नजर आ रहा है ना, कर्सर जो है, जी सर। ठीक है, ये आपका ग्रीन थ्योरम है ना। तो कहता है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में ये होता है ए डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट के डी आर, वेयर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। तो इंशाल्लाह ये शेप याद रखें। और ये याद कैसे करनी है, अगर आप थोड़े से गौर करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ए डॉट डी आर क्या बनते हैं, सोचें ना। और याद रखिएगा टू डायमेंशन में होता है, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात है। तो यहाँ पे जो आर है वो भी एक्स आई प्लस वाई जे है, जेड की टर्म नहीं है, ठीक है। ए डॉट डी आर अगर आप लें तो क्या आता है, समथिंग इनटू डी एक्स प्लस समथिंग इनटू डी वाई, यही नहीं आता क्या? जी सर। तो ये अगर इसको अगर ओपन भी कर देते तो ये वही फॉर्म बन जाती है। ए डॉट डी आर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो अगर ए और ए दिया हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं समथिंग डी एक्स प्लस समथिंग डी वाई, दैट समथिंग इज एम एंड दैट समथिंग इज एन एक्चुअली। और राइट साइड पे कर्ल ऑफ ए है, और कर्ल ऑफ ए क्या है वो भी अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं मीन्स के। और फिर 60 देखिए ना, अगर मैं इसको कहता हूँ कर्ल ऑफ ए होगा क्या, कर्ल ऑफ ए क्या होगा, तो स्टूडेंट मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल क्या होगा, आई जे के, उसके बाद ए वन ए टू ए थ्री, सॉरी पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल 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 और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल, खैर ये तो हो भी नहीं कर भी लें, चलो कर भी लें, ए वन ए टू ए थ्री। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंदा याद रखना चाहे तो भी कर सकता है। तो स्टूडेंट अगर इसको आप ओपन करेंगे तो 3 टर्म्स आपके पास आएंगे। जब बाय के से डॉट लेंगे ना तो क्या आएगा, आई वाला भी उड़ जाएगा, जे वाली टर्म भी उड़ जाएगी, आपके पास एक ही टर्म आएगी और वो किस फॉर्म में होगी, 2/2 के डैट की फॉर्म में होगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। इस तरह की एक्सप्रेशन बनेगी, क्लियर? बाकी मैं सर के वाली टर्म तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात करें फिर तो जीरो नहीं हो जाएगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है कि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग कर्ल ऑफ ए के तो आएगा ना। भाई देखिए ना, जब कर्ल ऑफ ए फाइंड करेंगे तो के क्या नहीं आएगा बीच में, आएगा सर। तो जब हम के के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई और जे वाली टर्म्स उड़ जाएंगी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रूफ नहीं अभी हम समझ सकते, ठीक है ना, मैंने अभी आपसे मीटिंग कर ली है ये 10 तारीख के बाद, हम अब टू द पॉइंट चलेंगे, ठीक है। आपने याद कैसे करना है ये देख लें कि ए डॉट डी आर इज इक्वल टू और रीजन आर कर्ल ऑफ ए डॉट के डी आर, where dr is equal to dx dy. What is this? This is Green's theorem in vector form. Clear है? और अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ ग्रीन थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म तो वो क्या आएगा, m dx प्लस प्लस एन m डी dy। इज याद इक्वल टू करवाना ना, हमने इधर याद करवाना है आप क्लासेस के डबल अंदर, इंटीग्रल डबल इंटीग्रल पार्शियल ऑफ पार्शियल n over partial नॉट x पार्शियल माइनस माइनस पार्शियल n over partial partial m over partial y dx डी dx एक्स dy. क्लियर है। Yes, और sir. लेक्चर आज स्टार्ट कहाँ से किया था, वॉल्यूम से, समझी। वॉल्यूम रीजन आर 1 वन डी, डी। ठीक है। और बस ये तो अब ये सारा आप इग्नोर करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोक्स थ्योरम। अभी हमने पढ़ा ग्रीन्स, हम पढ़ेंगे स्टोक्स। इट्स
states that if S is an open two-sided surface bounded by a simple closed curve C, then if A has continuous first partial derivatives, then this equation holds. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपको ग्रीन थ्योरम याद है, ग्रीन थ्योरम का वेक्टर फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड वही नहीं है, और राइट हैंड साइड देखें तो आपको किसी हद तक ग्रीन थ्योरम ही नजर आ रहा है, बट ये रीजन R में नहीं होती, ये सरफेस S पे होती है। यूनिट तक उधर उधर स्पेसिफिकली K है ना, ग्रीन थ्योरम में स्पेसिफिकली n कैप की जगह K है, और यहाँ पे n कैप जो है ना वो किसी सरफेस, और देखें रीजन भी चेंज हो गया, रीजन आपका रीजन नहीं है, आप सरफेस स्पेसिफिकली सरफेस आ गया S, और जो यहाँ पे n है ना n कैप, वो n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि सरफेस S पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ूँ तो आप भी देख लें, if it states that if S is an open two-sided surface bounded by a simple closed curve C, then if A has for continuous first partial derivatives, then this equation holds, where C is transverse in the positive direction, means C की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज। In words, the line integral of the tangential component of the vector function A taken around a simple closed curve C is equal to the surface integral of the normal component of the curve of A taken। अच्छा एक बात बताऊँ स्टूडेंट्स, ये उसने जो राइट हैंड साइड है वो उसने वर्डिंग में लिखी है, मींस के एंड डॉट ds मतलब एंड कैप डॉट ds मतलब ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्व ऑफ A, मतलब कर्व ऑफ A, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्व ऑफ A फाइंड किया, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज आपने स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट्स याद रखनी है, दैट्स इट। किसकी स्टेटमेंट्स याद रखनी है, जरा पढ़ो बेटा। स्टोक्स थ्योरम क्या है कि A dot D और चलो आप हेल्प करें, A डॉट D R is equal to double integral S डबल इंटीग्रल curl डेल क्रॉस del कर्ल curl ऑफ नेक्स्ट dot ds एंड कैप डॉट डी और dot क्योंकि देखो ना ये तो स्केलर है, इसके साथ डॉट ही है, एंड जी जी कैप, और एंड कैप क्या है, उस सरफेस के ऊपर उस नॉर्मल है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और इस सरफेस पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने एक एडिशन हो गया आपके पास फार्मूलाज, ठीक है। हमने अब दोबारा जाते हैं थोड़ा, ठीक है जी, प्रूफ को छोड़ रहे हैं। ये मुझे याद है कि जब मैं मैकेनिक्स या वेक्टर पढ़ते थे ना एमएससी में, तो ये हमने थ्योरम लिख के टीचर ने और हमें असाइनमेंट दे दी थी प्रूफ की। मारिया थोड़ा सा शोर आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मैं फिर भी ठीक है। बस आवाज़ आ रही है ना, लेकिन जी सर थोड़ा सा आज होगा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा पाए। अच्छा सर ये बुक का नाम बता दें। नवाजिश अली, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं, ये वेक्टर की बुक है, प्योर वेक्टर की बुक है, ठीक है। डॉक्टर नवाजिश अली, डॉक्टर नवाजिश अली यूईटी का प्रोफेसर थे। आप इसको रीड करें ना, आप इसको रीड करें, स्टोक्स थ्योरम हो गया, बस दैट्स इट, हम आगे चलते हैं। अब वो क्या है, स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म, तो आई थिंक सो इतना भी नहीं जाएगा, ये देखने बड़ी सी स्टेटमेंट बनती है इसकी। सर इसकी वेक्टर नोटेशन नहीं है। सॉरी कुछ कह सर रहे हैं? स्टोक्स थ्योरम की वेक्टर नोटेशन होती है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये खुद ही वेक्टर नोटेशन में है ना, ये किधर गई है, ये देखिए ये खुद ही इसकी है ही वेक्टर नोटेशन, ये देखिए वेक्टर नोटेशन ही है इसकी। ठीक है। आप ये पूछना चाहिए था इसकी ठीक है। कार्टेशियन नोटेशन नहीं है, तो है, ये देखिए हेडिंग दी हुई है, हाँ वो ये देखिए किधर गया, ये देखो
रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स थ्योरम। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब यही होता है एक्स और वाई साइड में, और वो उसने बड़ी लंबी सी मैथ बताई है, ये नजर आ रहा है 256 पेज के ऊपर, ये दी हुई है उसने, जी सर। ये है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम उसने एग्जांपल 15 पे अप्लाई किया है। देखें स्टूडेंट, ये नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नजर आ रही है ना स्टूडेंट? तो जी सर। ये इसे कहते हैं सफिया, तो इसकी पिक्चर इस तरह की होती है, ये बड़ी नजर आ रही है ना। हमने ना थोड़ी थोड़ी सी तैयारी हर जगह से करनी है। अब ये बेसिकली मैं वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है? सफियर है। क्या है? सफियर है। और मैं अगर 2017 के एमसीक्यूज की बात करूं तो एक एमसीक्यूज आपको ऐसा भी नजर आया होगा कि जिसमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस 10x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरा आपसे अगर पहला क्वेश्चन ये होगा ये किसकी इक्वेशन है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? सर्कल की ओह माय गॉड, सर्कल नहीं बताएंगे बच्चे, जेड आ गया ना, सफियर हो गया। स्फीयर की। अभी बताया भी है मैंने, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसा सेंटर क्या होगा। पहली बात तो ये देखें जो हम अभी कर रहे थे उसके मैं उधर से जरा आ गया, अब ये लिया हुआ है, ये भी सफियर है। नंबर 2 इसका सेंटर क्या है? 0 0 0 पे, ठीक है ना। और सेंटर कैसे बताते हैं? एक्स में से माइनस जो हो रहा है, वाई में से जो माइनस हो रहा है, जेड में से जो माइनस हो रहा है। क्लियर? नंबर 3 रेडियस क्या होगा? तो रेडियस क्या हो गया इसका? 1 का स्क्वायर 1, ये रेडियस होता है ना। क्लियर? जी सर। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सफियर है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये 2017 का एमसीक्यूज है इस तरह का, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद बट ये एक्सप्रेशन है। और वो कह रहा था उसने उसने तो खैर खुद ही कह दिया था सफियर, ये सफियर है। क्वेश्चन ये था कि सेंटर बताएं, सेंट्रॉइड वैसे कह सकता है। तो व्हाट यू डू, क्या करेंगे आप इसमें? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट। स्फीयर कंप्लीट। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह का इधर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, मैं क्या कह सकता हूँ a की पावर 2, इधर आ जाएगा x माइनस समथिंग का स्क्वायर, y माइनस समथिंग का स्क्वायर, z माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो सेंटर आप क्या बताएंगे? अगर ये a हो, ये b हो, ये c हो, तो आप क्या बताएंगे? a b c आपका सेंटर है, और अगर ये r हो तो उसका रेडियस वो होगा। क्लियर? क्लियर? जी सर। चलिए छोटा सा टेस्ट भी ले लेते हैं आपको। कल एक चीज़ बताई थी मंसूर और मारिया हमीद के ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड किसकी इक्वेशन होती है? इज इक्वल टू डी। किसकी इक्वेशन है भाई? ये इक्वेशन अप्लाइंग। प्लेन। शाबाश, ठीक है। अब आपका एक एमसीक्यू टिक हो गया, मतलब यहाँ से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। उसके बाद अगर आ जाता है ये जो मैंने भी लिखा था वो किसकी इक्वेशन होगी? इंशाल्लाह सफियर की होगी। क्लियर? ये कुछ आपकी तैयारी होती जा रही है साथ साथ। तो ये स्टोक्स थ्योरम था और ये एग्जांपल फिर तुम पे अप्लाई कर रहा है। जो बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं किस तरह अप्लाई होता है वो देखें। उसके बाद थर्ड थ्योरम है, पहला मैंने क्या पढ़ाया? ग्रीन्स थ्योरम। उसमें मैंने दो फॉर्म्स पढ़ाए, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। जस्ट आपको उसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, दैट्स इट। थर्ड सेकंड मैंने पढ़ाया स्टोक्स थ्योरम, उसकी वेक्टर फॉर्म ही याद कर लें तो बड़ी, उसकी कार्टेशियन बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी हम करने लगे। देखिए अच्छा, देखिए ये पता क्या करता है? ये एस को एक्सटेंड कर देता है 3 डायमेंशन में, आर में ना। मीन्स के देखिए ना, जो जो हम अभी स्टोक्स थ्योरम पढ़ के हैं वो क्या था? वो ए डॉट डी आर सिंगल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहा था डबल इंटीग्रल में और सरफेस एस। ऐसी बात है ना भाई। अब जी सर। गॉस डाइवर्जेंस क्या करता है? सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है ओवर रीजन और थ्री इंटीग्रल। क्लियर? वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ना, दो इंटीग्रल कन्वर्ट हो रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। इट स्टेट्स दैट इफ R is the region bounded by a closed surface S and A is a vector point function with continuous first partial derivatives, then this equation hold। और कुछ पिक्चर में आने मिस्टेक हो गया, कुछ कट रहा है। where n is the outward drawn unit normal to S। और याद इसको कर लें स्टूडेंट,
डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस। अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड स्टोक्स थ्योरम की राइट हैंड साइड होती है। एग्री करते हैं? सिर्फ कर्ल ऑफ ए का फर्क है ना, उधर कर्ल ऑफ ए होता है, इधर जस्ट ए है। जी सर। और सेकेंडली ये कि कर्ल ऑफ ए होता है, देन एंड कैप डी एस, यही चीज़ होती है, और इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। क्योंकि इसका नाम ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, सो यू हैव टू यूज डाइवर्जेंस। ठीक है, कुछ मतलब वर्डिंग से ना कुछ फार्मूलाज याद करना सीखें। गॉस डाइवर्जेंस है तो इट्स मीन इसमें डाइवर्जेंस आएगी। तो वो डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखा हुआ है राइट साइड पे, और डी वी क्यों लिखा है? मैंने आपको बताया कि ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल तो वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर है? तो इसकी स्टेटमेंट कौन बताएगा मुझे? बोलें उसका एग्जैक्ट फार्मूला, बोलें क्या था? डबल इंटीग्रल डबल A dot इंटीग्रल NDS ओवर व्हाट? ओवर एस S A A dot एन कैप NDS आगे equals to R triple integral ऑरिजिन और डाइवर्जेंस ऑफ ए डाइवर्जेंस ऑफ ए, शाबाश, L dot डी वी डी। अच्छा, डी वाई को ना वो यूं भी लिख सकता है, डी एक्स डी वाई डी वाई डी डी। जेड, और डी आर को यूं भी लिख सकते हैं। ये ना आप छोड़ के आए हो। क्लियर है ना बच्चों? अब जी ये है सर। एक्स वाई प्लेन में, अगर वो कहता है वाई जेड प्लेन में, तो डी आर ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट साइड चेंज हो जाएगी, डी वाई डी जेड। जी क्लियर? क्लियर? yes sir डी वी ओवर जी। डी एस डी वाई। अच्छा, तो ये स्टूडेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो अब हम जाते हैं डायरेक्टली एमसीक्यूज के ऊपर जो पूछे गए थे। ये 16 एग्जांपल है, देख लीजिएगा कैसे करनी है। एक चीज़ और देख लें इसमें कि हाँ, एक और अगर आपसे कोई कहता है कि स्टूडेंट, ये वैसे अच्छी चीज़ है। देखिए x0 है, x1 है, देन y0 है, y1 है, देन z0 है, z1। तीन वेरिएबल थे, तीनों का स्टार्टिंग और एंड सेम है। ऐसी बात है ना? जी सर। तो आपने याद रखना है कि मुझे ये भी याद रखिएगा, तीनों जो है ना वो वेरिएबल्स, उनका स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो पिक्चर आई थिंक ऑब्वियसली क्यूब ही नहीं बनेगी। क्या ख्याल है? ये देखिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों तीनों का ये है 0 0 0। अगर मैं कहता हूँ ये x है, ये y है, ये z है, स्टार्टिंग तीनों का सेम है, एंड भी तीनों का सेम है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं a यूनिट है तो मुझे इसको भी ये कहना होगा, इसको भी ये कहना होगा। तो अगर आप बनाना शुरू कर देना तो देखिएगा कि ये क्यूब ही बनेगा। इधर एक हवा इधर भी आया हुआ है, ऐसे बनाएंगे इसको, यूं 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 बनाएंगे। पता नहीं मेरी जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पिक हुई है कि नहीं? हाँ, जी सर। ऑल पॉसिबल वे में अगर कनेक्ट करें ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाई जाती है ये लेवल्स में ना। तो ये मैं उधर से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है तो क्यूब बनेगा। तो देख लें, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल यही पूछ रहे हैं x0 y x1 y0 y1 z0 z1 इन x y z स्पेस, तो आप कह सकते हैं कि पॉसिबल पिक्चर, जो बेस्ट पॉसिबल पिक्चर है वो क्यूब मान सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने ऊपर स्फीयर के लिए आपको ऐड किया है, मैंने ऊपर आपको प्लेन के लिए ऐड किया है, तो एटलीस्ट इनको ये 3 डायमेंशन की पिक्चर है ना। और इंशाल्लाह मैंने कैलकुलस पढ़ानी है ना, कैलकुलस आसान टॉपिक पढ़ानी है, लेकिन मैं बीएससी कैलकुलस का 8 चैप्टर आपसे डिस्कस करूँगा ऑनलाइन। ठीक है? उसके बाद है ग्रेडियंट थ्योरम। देखिए, अब कॉमन सेंस की बात है, अभी हमने पढ़ा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक और फिर डाइवर्जेंस, क्योंकि हमने 3 मेजर टॉपिक पढ़े हैं ना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, चार्ट। तो डेफिनेटली फिर कोई सर जी सर आपने कहा था एफएससी का भी कोई काम देना था आपने। मैं सीधी बात जो माइंड हुई ना, आप लोग सीरियस नहीं है। जिसको काम चाहिए ना वो मेरे साथ इनबॉक्स में पूछ रहा है, या लेकिन मैं मतलब काम देता हूँ ना, कोई 1 2 करेंगे फायदे नहीं होगा। अब मैंने एफएससी का आपको कहा हुआ है चैप्टर सेकंड ईयर का, चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर का भी सुन लें। सेकंड ईयर का अभी हम पहले सेकंड ईयर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आता है कमीशन में। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है लाइंस, उनकी स्लोप्स
उनकी स्लोप के 4-5 फार्मूलाज हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आई थिंक यही मेजर है। स्लोप इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, नंबर 1। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नंबर 2। डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट एंड 1 लाइन। देखिए 3 तरह के डिस्टेंस होते हैं, 2 पॉइंट के दरमियान, 2 लाइन्स के दरमियान, और 1 पॉइंट 1 लाइन के दरमियान। ये मेरे सवाल हैं, इनके जवाब आप वहाँ से ढूंढें। 4th चैप्टर बैठ के आपने करना है, कैसे करना है? सिर्फ आपने एक्सरसाइज के पीछे थोड़ी सी चूही पाड़ के टिक करना है पेन से। क्लियर हुई बात? जी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, मुझे याद करवाइएगा एंड में लेक्चर के, तो मैं आपसे बुक शेयर करूँगा। उसके बाद है ग्रेडियंट थ्योरम। इफ phi is a continuous scalar function in a region R bounded by a closed surface S, then prove that। ग्रेडियंट थ्योरम, ये देखें, ये ना वो मैंने इनको ऐसे याद किया। देखिए ये बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की राइट हैंड साइड बनती है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन वहाँ पे वहाँ पे क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ ए था ना। चूंकि हम ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ रहे हैं तो सम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर होगा ना इंस्टेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। इज इक्वल टू डबल एस इंटीरियर डबल सरफेस एस फाई एन प्राइम डी एस। डॉट शॉट कहीं नहीं डालना, क्योंकि डॉट इसलिए नहीं डाल रहे, स्केलर है, मीन्स कि ये स्केलर और एक एन कैलकुलेटर है। तो स्टूडेंट्स इसकी अपनी स्टेटमेंट याद रखनी है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख के आपको बना दूँ एक बार, ताकि आपके माइंड इसकी पिक्चर बोलें। ट्रिपल इंटीग्रल और रीजन आर, ग्रेडियंट ऑफ फाई एल फाई डी डी वी डबल इंटीग्रल ऑफ एस डबल इंटीग्रल एस फाई एंड डी एस। फाई एन कैप डी फाई एस। एंड डी एस। दिस इज योर ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। और फिर अगर मैं इससे पिछला लिखूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो क्या था? कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ये मैंने इधर से देखा है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड ये होती है ना एस, और क्या होता है? ए डॉट एंड जबरदस्त, ए डॉट एन प्राइम डी एस। सिर्फ सर एक ही जगह फाई यूज कर देना, डॉट नहीं डालना, बस उल्टा कर ये देना। लिखने का मकसद ये है कि आप मुझे सजेशन देंगे यहाँ पर। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो कोई स्टोक्स से दिखा सकता है? जी सर। पहली बात है, स्टोक्स कनेक्ट कैसे करता है? आई थिंक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करता है। जी सर, ए डॉट ए डॉट डी आर डबल इंटीग्रल ये सरफेस में जाता चला जाता एस में, और हल होती है एक ए ही। डॉट प्राइम, आई थिंक सो ये होता है, क्या होता है? डेल क्रॉस ए, नहीं नहीं तो डेल क्रॉस Then, oh so sorry, del cross A, then एंड डी डी एस। डी ए। dot N। ठीक है, मेरे से माशाल्लाह आप अच्छे हैं। तो ये था स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, क्या ख्याल है फिर? गॉस क्या रह गया? ग्रीन्स आइडेंटिटी रह गई है। ग्रीन्स वो तो यही होती है, ए डॉट डी आर होता है लेफ्ट साइड में, और सी क्लोज कर, होती है और इक्वल क्या होता है? डबल इंटीग्रल और ऑफ हल होती है। पार्शियल और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल और पार्शियल आर डी एक्स डी। ये इसकी जगह पे नहीं सर, उसमें वेक्टर फॉर्म में तो डेल क्रॉस ए नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं मिक्स कर सर अगर इस फॉर्म में लिखें तो फिर दूसरी साइड हाँ पे इधर, हाँ इधर एम डी एक्स जी प्लस एन डी वाई एग्जैक्टली आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अगर इस फॉर्म में लिखते हैं ना एन डी एक्स, इस तरह तो लेफ्ट लेफ्ट साइड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। ये देखें जी, इसको कैप्सूल बना के ना तवीज़ बना के गले में डालना है, ठीक है। ये क्या बनाना है? आपने तवीज़ बनाना है, उसको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं, मैं थोड़ा तेज़ से करवा रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिए कर्ल थ्योरम आ गया। अभी हमें पहले 4 नहीं याद हुए हैं, आ गया इफ़ बी इज़, और ये आखिरी है, परेशान ना हो। इफ़ बी इज़ अ कंटीन्यूअस वेक्टर फंक्शन इन अ रीजन R बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस S, then
कोई बच्चा मुझे ये बता दे इस फॉर्म को कनेक्ट किसके साथ करेगा, मतलब किस फॉर्म याद कर लूँ तो ये हमें याद हो जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद आएगा, बस नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए इधर कर लो क्योंकि नाम ही क्या थ्योरम। भाई कौन हमें अच्छे इसको याद करना चाह रहा है, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं। ये देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और कर्ल थ्योरम एक ही नहीं है दोनों, ये देखें स्टूडेंट ये तो वही है ना, बट ए डॉट एन की जगह क्या आएगा, ए क्रॉस एन कैप, और उसने आई थिंक ए बाद में रखना है, एन कैप को पहले रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। तो चलिए जी सर। यस सर। ठीक, ऐसे बोला करें तो मुझे पता चले आप सारे ऑनलाइन हैं। ग्रीन्स आइडेंटिटी है, मैं नहीं करवा रहा, इसको देख लीजिएगा। ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको भी ट्रैक से याद करना होता है। ये ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी और ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी, ये आपका होमवर्क है, सिर्फ इनके फार्मूलाज याद कर लें। और हम जा रहे हैं, हमने बहुत हैवी किस्म की तैयारी की है ये वेक्टर की, और इंशाल्लाह हमें पे बैक करेगा। अब मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स की, ये सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी आपने जस्ट आई रीडिंग करनी है, जस्ट आई रीडिंग करनी है, ताकि आपको कर्व ड्रॉ करनी आ जाए। कौन सी कर्व, या ये सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सर्कल दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू t स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, लेक्चर में नहीं यूज था, ये क्या दिया हुआ है, कर्व भी दी हुई, इसको जस्ट आई रीडिंग करनी है आपने। स्टूडेंट आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉब्लम 28 नजर आ रही है आपको? जी सर। स्टूडेंट्स अब देखें, अब इस तरह के पीपीएससी में एमसीक्यू आते हैं। इंटीग्रल ऑफ 5 dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर s ds क्रॉस कर्ल ऑफ 5, ठीक है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ 5, तो बाय स्टोक्स थ्योरम। जस्ट आप इसको देखिए, करता हमें भी देखते हैं कहता क्या है, क्या स्टोक्स थ्योरम यही होता है ना, a डॉट dr कर्ल ऑफ a डॉट n कैप ds, ऐसी बात है। अच्छा कहता है कि मैं अगर कहता है अगर मैं इसमें स्टोक्स थ्योरम के अंदर a वेक्टर को ले लूं 5 टाइम्स c वेक्टर, वेयर c इज अ कांस्टेंट नॉन जीरो वेक्टर, देन देखिए स्टूडेंट लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी 5c वेक्टर और राइट साइड भी 5c वेक्टर, और ये क्लियर हो गया, क्लियर है। उसके बाद ये देखिए इधर से 5 बाहर आ जाता है क्योंकि वो है ना, नहीं सॉरी बाहर कैसे आ सकता है, सॉरी c, और आपको पता है स्केलर है, तो आपको पता है ना जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो स्केलर जहाँ मर्जी आप रख दें। अब उसने स्केलर 5 को dr के साथ रख दिया, और इधर से उसने क्या किया है, वही बात मेरे लिए भी बनता है कि 5 स्केलर है, चाहे c वेक्टर के साथ गए चाहे डेल वेक्टर के साथ गए, उसने इसके साथ लगा दिया नैबला के साथ। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें, बट इसमें एन क्या कहाँ गया, ओ सो सॉरी, ये मुझे बताएं जी एन का कहाँ गया। ds को भी गौर से देखें, ऊपर स्केलर है नीचे वेक्टर बना है। कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर दे सकता है इसका? उसको एन वेक्टर डिवाइड बाय वो मार से करके वो कर दिए, बिल्कुल देखें ना, यूनिट वेक्टर बना हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये इसने यूँ किया, एन कैप चूँकि उसने लिखा है डी एस वेक्टर डिवाइड बाय डी एस का मैग्नीट्यूड, तो डी एस का मैग्नीट्यूड डी एस ही नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं डी एस वेक्टर की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, जी डी सर। एस वेक्टर क्या है, क्या ख्याल है, समझ आ रही बात? जी सर। ये काम ये हुआ होगा। अब देखिए बेसिकली आपने ये भी कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह वेक्टर को
परसों से खत्म करूँ तो मैं बता दूँ मुझे आपने करना है इसमें से क्या है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो रही है। एन कैप डी एस की जगह डी एस वेक्टर आ गया, कर्ल ऑफ सी जीरो वेक्टर होता है। अच्छा एक बात बताऊँ स्टूडेंट, यहाँ आपने अगर कोई मुझे बता दे कि इधर से ये स्टेप कैसे आया तो बता सकते हैं। कर्ल ऑफ फाई टाइम वेक्टर, तो ऊपर लेट किया उसने। लेट नहीं किया, ये फार्मूला सर पढ़ के उसने आए हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाया। फार्मूला बताएं भाई क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या कैसे लगाएंगे। एक सर है एक उसमें दफा से फाई बाहर आ जाएगा, डेल क्रॉस सी। कर्ल ऑफ सी, और इन दोनों में क्या लिखूँ मैं, इधर क्या लिखूँ, इस जगह पीछे कुछ लिखूँगा या नहीं। नहीं स्केलर नहीं है सर। हाँ कुछ गुड स्केलर, प्लस प्लस क्या होगा जी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस सी, फाई सी। ठीक है ना। अब ये क्या, ये टर्म क्या होगी, जीरो नहीं होगी। अगर सी कांस्टेंट वेक्टर हो तो कर्ल ऑफ सी क्या होगा, जीरो। जीरो होगा ना स्टूडेंट्स। तो ये वो बता रहा है, कहता है यार ये बेसिकली उसने ये मेरे वाला काम किया, देन कर्ल ऑफ सी जीरो किया। एग्री। जी सर। यस। और हाँ एक और बात है, देन चूंकि फिर एंड पे ये आ गया। अब ये क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या ख्याल है, इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना। तो ये क्या बनता है ये चीज़। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता हाँ, और उसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि क्रॉस और डॉट क्या हो सकते हैं आपस में, है। चेंज हो सकता है। चेंज। तो ये स्टूडेंट वहाँ से आया है। ये देख रहे हैं, ये देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ, उसने डॉट क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर दी है। और जी सर। इधर से आगे उसने क्या किया होगा, आई थिंक हाँ, फिर देखें ए डॉट बी लिखा हुआ है तो उसने बी पहले लिख दिया डॉट बाद में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है ना, ठीक है। जी सर। अच्छा फिर वही कर दी है, फिर उसने क्रॉस और डॉट इंटरचेंज कर दिया। क्लियर। जी सर। अब सी कांस्टेंट वेक्टर है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इंटीग्रेशन के साथ, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, सी राइट साइड लेफ्ट साइड से काट देंगे। तो ये देखें इतना आसान सा प्रूफ था। क्लियर है, समझ तो आ गया ना सारा। जी सर। सोल्यूशन तो इंशाल्लाह पेपर में आया तो आएगा तो हाथ पाँव मार लेंगे ना। हाथ पाँव का मतलब ये होता है ट्राइयाँ मार कर लेंगे ना इंशाल्लाह थोड़ा बहुत। जी सर। प्रूव दैट, अब ये देखें जी, डी आर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये अजीब गरीब किस्म का इंटीग्रल है। वही बात है, उसने वो ली है बाय स्टोक्स थ्योरम। ये होता है उसने ए को लेट कर ली है बी क्रॉस सी। तो ये देखिएगा आप, ये जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम 28 स्पेशली, प्रॉब्लम 29 स्पेसिफिकली, ये आपको बेसिकली कैलकुलेशन सिखाएगा। मैंने आपको ये रट के नहीं जाना, रट के आपने वो 4-5 थ्योरम जाने, स्टोक्स, गॉस डाइवर्जेंस, वेक्टर कर्ल थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये 5 थ्योरम वो आपने रट्टा मार के जाने हैं। और प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करके कर लेनी है, नहीं तो देख के एटलीस्ट चले जानी है, ताकि वहाँ आ जाए तो कुछ आप कर भी सकें। 28, 29, 30 पे देखें जी। इफ़ ए इज़ द कांस्टेंट वेक्टर, शो दैट फॉर एनी क्लोज्ड कर्व सी ए डॉट डी आर भी ज़ीरो होता है, ए कर्ल ए क्रॉस डी आर भी ज़ीरो होता है अगर सी क्या हो, क्लोज्ड कर्व हो। तो स्टूडेंट क्यों ये बात कर रहा है, ये तो बहुत आसान है, मैंने बता भी चुका हूँ। अगर ए कांस्टेंट वेक्टर है तो वो ए रोटेशनल होगा, उसकी कर्ल ज़ीरो होगी। ए कांस्टेंट वेक्टर है तो उसकी कर्ल क्या होगी, जीरो। जीरो हो जाएगी। जीरो। तो जब उसकी कर्ल जीरो होगी और सी क्लोज कर्व होगी तो ए डॉट डी आर का आंसर क्या आता है, जीरो। जीरो। तो ये आप उससे भी कर सकते हैं, जीरो। नहीं तो ये आसान सही है रिजल्ट, इसको आप याद ही कर लें तो बेहतर है। ए डॉट डी आर की इंटीग्रल भी जीरो होती है, ए क्रॉस डी आर की इंटीग्रल भी क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। जीरो। तो आगे चलते हैं, ये 28, 29, 30 आपने देख लेनी है। और ये देखिए जी, ये भी याद किया जा सकता है। इफ़ एस इज़ एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, शो दैट आर क्रॉस डी आर, देखिए देखिए मेरी बात सुने,
ए आम ए कोई भी वेक्टर हो सकता है। जो हमने पीछे 30 प्रॉब्लम पढ़ी ना, उसमें ए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आर लिखा हो तो आर आपको पता है क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो आर क्रॉस डी आर आएगा तो इसको ज़ीरो ना कर देना। आर क्रॉस डी आर होता है 2 टाइम डबल इंटीग्रल डी एस वेक्टर। तो ये मैं इसका पहले सोल्यूशन देख लूँ कितना बड़ा है। काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट ही जैसे एक माइंड में इसकी पिक्चर खींच लें कि आर क्रॉस डी आर आएगा तो हम क्या लिखेंगे उसके जगह पे 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ डी एस। एग्री? जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रूव दैट इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर एंड सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इन द एक्स वाई प्लेन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये 28 से आगे रेड जोन एरिया है, क्योंकि अभी अभी एक आगे आएगा ना। अभी एक प्रॉब्लम, बेसिकली मैं सारा एक प्रॉब्लम करवाने के लिए करवा रहा हूँ, वो 2015 में आया हुआ है। तो पता क्या होता है, एमसीक्यूज़ की यही गेम होती है, जहाँ जिस बुक से आपको एमसीक्यूज़ मिल जाए ना, उसके आसपास वाले आपके 5-6 पेजेस आपको आने चाहिए। Prove that if R is a position vector and C is simple closed curve in the xy plane, that dr की इंटीग्रल 0, r डॉट dr की इंटीग्रल 0, ये ऊपर ही पढ़ के आए हैं हम। लेकिन वो थी r क्रॉस dr, वो थी r, इससे पिछले वाली प्रॉब्लम है r क्रॉस dr, वो होता है 2 टाइम ऑफ डबल इंटीग्रल s और इंटू डी एस वैक्टर। लेकिन जब r डॉट डी आर आता तो ये 0 होता है, ठीक है। और r क्रॉस डी आर ये 2 a k हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर तो कुछ और था, नीचे तो कुछ और था, तो वहाँ पे ना और वहाँ पे क्या था सोचने की बात। वहाँ पे ds था, r क्रॉस हाँ ds। एस, हाँ इधर एस इज इधर एस की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है ना, सरफेस बाउंडेड बाय दैट। इधर एस नहीं है, इधर सी क्लोज कर है। तो ये आप देख लें, इसको याद करते हैं तो कर लें, बट आई थिंक ये छोटे छोटे ही हैं। देखें इसको कर क्यों ना लेंगे, देखें ना। पहला करते हैं, वी नो दैट फ्रॉम प्रॉब्लम 28। ये किसको पता होगा भाई, मीन्स कि ये भी स्टोक्स थ्योरम से ही होगा। देखें ना, प्रॉब्लम 28 भी तो स्टोक्स थ्योरम से हुई थी ना। तो कहता वी नो दैट फ्रॉम प्रॉब्लम 28 ये है, और करते करते डी आर उसकी इंटीग्रल 0 कर रहा है। मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ, छोड़ दें, आप कोई टेंशन ना लें। ये था जी, और से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम 36 नज़र आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। Prove that if R is a position vector then, ये सेकंड पार्ट पेपर 2015 में है। और ऑप्शन थी R डॉट डी एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन थी 3v 5v v 2v नन ऑफ। इस एमसीक्यूज के लिए मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको सेंड की है। मुझे लग रहा था कि अगर वो पिछले पेपर में ये पूछ सकता है पार्ट 2, तो वो कमिंग में या तो ये दोबारा ही पूछ सकता है, या तो इसके आसपास वाले पूछ सकता है। तो हम देखते हैं जी पार्ट 1। पार्ट 1 कहता क्या है कि प्रूव दैट इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर, इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर देन डी एस का डबल इंटीग्रल होता है। अब डी एस वैक्टर किसके इक्वल होगा, एंड डी एस के इक्वल होगा ना। अभी अभी बता के भी आया था वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स। डी ऐसे ही होता है ना, डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जी जी। यूनिट वेक्टर। तो कहते हैं जी डी एस की इंटीग्रेशन 0 है। ये आप याद कर लें, क्योंकि ये उस क्वेश्चन के साथ है जो पहले आ चुका है। और आर डॉट डी एस की इंटीग्रेशन क्या होगी, वही बात है कि डी एस को ब्रेक किया एन कैप इंटू डी एस में, लिहाजा आंसर आ जाएगा 3v। 3v आ जाएगा। और इसी तरह अगर आर क्रॉस डी एस है तो ये भी 0 होगा। आर डॉट डी एस का आंसर क्या आता है 3v, आर क्रॉस डी एस का आंसर आता है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिंपल डी एस का आंसर भी 0 आता है, आर क्रॉस डी एस का भी 0 आता है, और आर डॉट डी एस का 3v आता है। ये पार्ट नंबर 2 3v वाला 2015 के पेपर में था। ये है ना 2015 का पेपर। ढूंढने जी किधर है वेक्टर इसमें से। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें जरा साहब। जी सर। जी सर। आर डॉट, अच्छा यहाँ पे उसको ना
नहीं बताया, बस अलग बताना चाहिए था उसको। स्टूडेंट्स इधर ही है ना सारे? जी सर। ये एमसीक्यूज नंबर 6 जो है ना, ये हमारा ये हालांकि इधर एन कैप होना चाहिए था बट इट्स ओके। ये हमारा क्या था, ये था, ये देख लेते हैं सोल्यूशन। डेफिनेटली आपको थोड़ा सॉल्व भी करना आना चाहिए ना। पहले का सोल्यूशन देखते हैं जी, डी एस का जीरो क्यों है। बाय द ग्रेडियंट थ्योरम वी हैव फाई एन प्राइम डी एस इज इक्वल टू, मैंने कहा था ग्रेडियंट थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मिलते जुलते हैं। तो ये ग्रेडियंट थ्योरम लिखा, फाई को उसने मान ले लिया। जब फाई को मान लेगा तो खुद सोचे एन कैप डी एस क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा डी एस वेक्टर। जी सर। तो वही उसने किया। तो राइट साइड पे अगर फाई 1 हो तो ग्रेडियंट ऑफ 1 क्या होता है भाई? किसी कांस्टेंट की ग्रेडियंट क्या होगी? जीरो नहीं आएगी। जी सर। बात ही खत्म। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रिक बताई है उसने। क्लियर पहला पार्ट? जी सर। बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? अगर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा हुआ है ए के लिए, अब वो लगा रहा है आर के लिए, तो ये देखें राइट हैंड साइड होती है ना ये डाइवर्जेंस थ्योरम की, डाइवर्जेंस ऑफ आर डॉट सॉरी डी वी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? स्टोक्स थ्योरम का राइट हैंड साइड। मैंने बताया कि इसको आपने याद कैसे करना है, आपने माइंड में रखना है कि पहले ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स कनेक्ट होता है स्टोक्स से, स्टोक्स कनेक्ट होता है गॉस डाइवर्जेंस से, और गॉस डाइवर्जेंस डायरेक्ट इक्वल होता है ग्रेडियंट के। ऐसे ही है ना। और फिर कर्ल भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जैसा ही होता है। तो खैर बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ये चीज़ समझ आ जाएगी सारों को, ये वाली यहाँ तक। जी सर। मंसूर साहब, आतिफ साहब, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होती है? जीरो होती है ना? जी सर। नो अच्छी सर। होती है। नो सर, 3 थ्री होती है। होती है यार, थ्री होती है। अच्छा कर्ल ऑफ आर क्या होती है? कर्ल ऑफ आर जीरो होती है सर। शुक्र शुक्र। कर्ल ऑफ आर जीरो होती है। वो नहीं होता है, डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 होती है। और ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होता है? 3 होती है। सर वो आर यूनिट वेक्टर। एग्जैक्टली डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 होगी। तो ये देखिए, ये स्टार्ट में आज का लेक्चर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। ये वी ही बनता है, ये वॉल्यूम बनता है ना वी। जी सर। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको आनी चाहिए, एमसीक्यूज था। अगला है जी आर क्रॉस डी एस। इसी को दोबारा रिपीट करें बाय द कर्ल थ्योरम। मैंने आपको क्या बताया था? डॉट चाहिए हो तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल चाहिए, क्रॉस चाहिए हो तो कर्ल थ्योरम। कल थी। ये देखिए कर्ल थ्योरम लगा हुआ है पहले पार्ट में। और उसमें ये देखें ना, और समझ आ जानी चाहिए कि ये एन कैप डी एस के साथ मिलकर डी एस वेक्टर बन गए, और आर बी की जगह उसने आर ले ली है ना। बड़ा सिंपल से ये देख लें। ऐसे मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कोई समझा सकते हैं? सर इसने दूसरा स्टेप लिया है नाउ आर क्रॉस डी एस, हाँ फिर डी एस को फिर चेंज किया आर क्रॉस डी एस को एन डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू डी एस। अच्छा सॉरी आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये उसने लिया तो डी एस को ब्रेक किया उसने एन डॉट डी एस में, और आर क्रॉस एन को उसने एन क्रॉस आर लिखा, और बाहर माइनस आपको ब्लर सा नजर आ रहा होगा लेकिन आ रहा है आ रहा है नजर से। एन क्रॉस आर उसने इक्वल कर दिया। ये कल थ्योरम। ओहो ठीक है, कर्ल थ्योरम अप्लाई कल कर दिया थ्योरम। बी को आर रख के। और कर्ल ऑफ आर क्या होता है? जीरो होता है, लिहाजा ये जीरो। जी सर। 37 छोड़ दीजिएगा, अब 38 भी छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये भी देख लें, फिर एन इज़ द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नंबर शो दैट ये
ऐसे मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि डाइवर्जेंस थ्योरम लगना है, बल्कि नीचे लगा मेरी कॉमन सेंस मुझे इसलिए पता चला कि डी भी है ना। देखिए कितना ज़बरदस्त है ये, देखिए जरा प्रूफ हुआ है कि देखिए ना डाइवर्जेंस थ्योरम लगा है और उसने एक ही जगह ना एन कैप ले ली है, तो डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और एन डॉट एन क्या होता है, आज मंसूर पढ़ा वन। कि सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है अगर वो यूनिट वेक्टर होता है। जी सर। तो बस दैट्स इट। एस और देखें डबल इंटीग्रल डी एस बता के आया था एस होता है, ठीक है ना भाई। जी जी सर। सर। तो सब कुछ अंदर जी लगा जी। और ठीक है। और उसके बाद कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बी कर्ल वाले देखिए ना एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा माइंड में रटा भी मार लें। नॉर्मली कर्ल वाले 0 आ रहे हैं, क्या ख्याल है? हाँ स्टूडेंट्स, जी सर। अगर कहीं फंस जाए ना तो कर्ल वाले को आपने याद रखना है कि यार सर ने कहा था कि 0 ज़्यादा है। कर्ल कर्ल अभी ऊपर भी करके आए हैं, देखिए ना कर्ल वाले 0 थे। तो बीच में डॉट वाले भी 0 हैं सर। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि यही आप करना है, वैसे मैं कह रहा हूँ कर्ल वाले तो है ही है ना। तो ये था आई थिंक सो हमारा आखिरी था। तो अब आपने एक काम करना है, किसको मैं साइन करूँ जो कर दे? सुमेरा अकबर, एब्सेंट। रोहीन, 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 जी। रोहीन मेहरबानी फरमा के प्रॉब्लम 28, 29, 30, 31, 32 और ये जो भी आपने की है दो, इन जस्ट आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं लिखना, जस्ट आपने रिजल्ट किसी एक पेज पे लिख के ना अगर आप सेंड कर दें वो टाइम निकाल के ग्रुप में, ओके सर। बस दैट्स इट। तो स्टूडेंट ये हमारा ना ख़त्म हो गई है बैठा, बस दैट्स इट। क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इसके लिए जाना चला। अब नेक्स्ट है हाँ कोई बोलना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं, अभी तक मुझे चलें शाबाश। अब आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर एमसीक्यूज नंबर 3, कॉपी पेंसिल लें और करें इसको। इफ a is equal to given vector is irrotational when a b c are, पहले बताएं करेंगे कैसे और फिर आप करेंगे। सर इरोटेशनल है तो इसका कर्ल ले लेंगे। बिल्कुल लें शाबाश, कर लें, उसको 0 पुट करें। जब 0 पुट करेंगे तो 0 को आप लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k। डेल क्रॉस ए। हाँ ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 पुट करके 0 को आप लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k और i j k के कोएफिशिएंट्स आप 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन करके कंपेयर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। हेलो सुन रहे हैं? जी जी। सर इसमें जब गिवन है कि रोटेशनल है फिर हम डेल क्रॉस से क्यों लें? हम डायरेक्टली सिचुएशन को 0 के इक्वल रख के एक्स वाई जी निकालते हैं, वेक्टर पता चल जाएगा। नहीं बात सुने, आपने ये बात क्या की है कि इस वेक्टर को 0 कर दें, क्या मतलब इस वेक्टर को मैं 0 क्यों करूँ? क्या कोई ऐसा वेक्टर नहीं होता जो कि खुद नॉन 0 हो, उसका कर्ल 0 हो? मुझे बात बताएं ना कि आप इस वेक्टर को ही क्यों 0 कर रही हैं? समझ गई समझ। शाबाश करें हम बैठ के। अच्छा मैं आप कुछ और सोच रहा हूँ, आप करें शाबाश अपना स्थान। थिंकिंग के अगर हम इसको आप सारे कर रहे हैं ना काम, जी सर। आप करें शाबाश। हम 5-6 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर।
तो बी ऑप्शन आएगा। मुझे मुझे नहीं पता। आप कर कैसे रही हैं जिन्होंने बोला है? आपने क्या किया है? सर डेल क्रॉस इसका ए लिया और उसको फिर इक्वल्स टू 0 किया है। ठीक है, और 3 तो इक्वेशनें बनेगी। जी सर, वो 3 इक्वेशंस बनी है, उन सब में से एक एक को 0 पुट किया है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया, ऐसे ही करना है। आप बताएं भाई बाकी सारे। जी सर, ये ऑप्शन बी ऑप्शन है जी, देख लें 4 5 माइनस 3। तो 4 क्वेश्चन करें। सोलेनॉइडल हो तो क्या होगा भाई? वेक्टर सोलेनॉइडल हो तो आतिफ क्या होता है? सर डेल डॉट ए 0। हाँ, डेल डॉट ए 0 होता है। डेल ना क्यों डेल पढ़ा डॉट करें? डेल उसे डॉट डेल ना ए। पढ़ा करें भाई, नेबला पढ़ा करें। डेल आपको वो ट्रायंगल होती है ना, सोचे तो वही नेबुला। नेबला पढ़ लें या क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन डेल वो सीधे वाला होता है, ट्रायंगल वाला। शाबाश, ये सोलेनॉइडल बताएं। मैं अच्छा, उन्होंने ऐसे एमसीक्यूज दिए हैं कि बंदा याद भी नहीं कर सकता। मतलब ये भी होता है ना, रिपीट हो जाए। अब अगर मैं इसको ए को याद भी करना चाहूँ या आप में से करना चाहे तो नहीं कर सकते। माइनस 4x माइनस 3y प्लस ए जेड dx प्लस 3y डिफिकल्ट हो। सोलेनॉइडल हो तो बताएं भाई ये क्या होगा? 3 आएगा सर। ये किधर से हो सकता है? डाइवर्जेंस 0 है तो 3 सर। ठीक है, सी ऑप्शन जी सर। डन हो गया। मंसूर कर लिया आपने? जी सर, मंसूर कर लिए। 5 को छोड़ो, 6 अभी बताया भी था। जरा माइंड यूज करके करो तो सही। 6 कैसे करोगे? वही डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है। 3v सर। नहीं वो तो ठीक भाई, वो तो मैंने बताया ना। जी जी। मैं कह रहा हूँ अभी जरा करेंगे, कैसे करेंगे इसको? डाइवर्जेंस अच्छा, थ्योरम करेंगे। करो, हाँ करो जरा कॉपी पे करो। जी। अच्छा, मुझे लग रहा है 2015 वाला पेपर ना किसी फिजिक्स के शौकीन बंदे के पास आता चाड़े बनाने के लिए। उसने अच्छा खासा डाली है, अप्लाइड डाली सर है। ये तो सारे फिजिक्स वाले लाते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह परेशान ना हो। ये मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स भी ठीक ठाक पोर्शन है। 17 में भी आया हुआ था। 17 में तो 17 एमसीक्यूज थे वेक्टर मैकेनिक्स में, पता आपको? और 11 में नहीं था। और 2015 का ये मैंने खोला हुआ पेपर, इसमें तो ठीक ठाक मैकेनिक्स वेक्टर है। और वेक्टर जितनी हमने कर ली है, ट्रस्ट मी कि आपसे कोई एमसीक्यू छूटेगा ही नहीं इंशाल्लाह। मैकेनिक्स भी करेंगे इंशाल्लाह। कर लिया सबने 4 करने के बाद आपने 6 करना है, जो हमने अभी किया भी था। जी सर, 6 कर लिए हाँ सर। सर 3v। 3v। अब बताएं, सारों ने कर लिया? जी सर। जी सर। अब हम आते हैं 5 के ऊपर। अब आपका होने लगे इम्तिहान। जी सर। गौर से देखें 5 को, और ये लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, along path that करवाने वाला एमसीक्यू। ये कोई बंदा मुझे ये था ना, देखे ना, हमने इंटीग्रेट करना है 0 0 से 2 1। वो डिसेंट एमसीक्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई along path x4 minus 6xy cube is equal to 4y square। ठीक है जी। तो देखें, अगर मैं मीन्स के मैं 0,0 को 2,1
क्या देखें स्टूडेंट, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ए डॉट डी आर की फॉर्म में जो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दी भाई देखें ना, अगर मैं ए लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 10x4 माइनस 2xy³ इंटू आई प्लस माइनस 3x²y²z। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? जी सर। तो जल्दी से ना, अच्छा हाँ, डी आर अगर मैं ये ले लूँ, डी आर तो खैर क्या जी लूँगा, सर। डी आर तो होते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे होता है ना, ये होता है ना डी आर। तो अगर मैं ए डॉट डी आर करता हूँ, वही नहीं आएगा, वो जो ये बनता है यही नहीं आएगा। जी सर। तो मैंने इंटीग्रेट करना है इसको 0,0 टू 2,1। तो बेसिकली मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने वेक्टर फॉर्म तो मैंने बनाई है ना, हमने बनाई है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम दी इस फॉर्म में हुई थी। तो आप इसका निकालें मंसूर कर्ल, एक कर्ल लें, शाबाश, एक स्टूडेंट भी, कोई फीमेल भी, कोई स्टूडेंट इनमें से कोई एक ले लें, मंसूर आप भी लें और कोई एक और भी लें, ठीक है सर। कर्ल लो इसका। ये हमने कर लिया। अब देखें जी, ए वेक्टर मैंने खुद बनाया, मैं उसका कर्ल ले रहा हूँ। सर 0 आता है। सुन लिया भाई साहब ने? जी सर। सब ने सुन लिया है कि 0 आया है? 0 आया ना, तो पहले आपने ये देखना है कि, अब गौर से देखें, ये पाथ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर वेक्टर रोटेशनल हो तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जी। तो नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन। ये देखिए ज़रा, अगर मैं इसको लिखता हूँ, पाथ बनाता हूँ, ये 0 0 है, ये 1 क्या था, 2,1 माने तो कहीं होगा। अब आप इसको इस तरह अप्रोच करें, इस तरह अप्रोच करें, यूं अप्रोच करें, यूं अप्रोच करें, और एक उसने वो भी दिया हुआ है, एक उसने भी दिया हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन सा पाथ होगा। तो अब मुझे बताएं मैं इसको अप्रोच किस तरह करूँ, इसको मैं किस तरह अप्रोच करूँ 0 0 से 2 1। अब ये आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बन गई है भाई। तो एक आपका वे ये है कि C1 पे आए, C2 पे आए, इससे कर लें। तो गौर करिएगा, अगर मैं C1 पे आता हूँ तो क्या चीज़ आपकी 0 होगी भाई? C1 है क्या? 2,0 नहीं है? तो शाबाश मुझे बोलें 0 y 0 है, इस पूरे के अंदर y को 0 रख दें। जब मैं पूरे के अंदर y को 0 रखूँगा तो ये तो उड़ ही जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 10x4। और इंटीग्रेशन कौन सी लिखूँ, 0 to 2 या 0 to 1? 0 to 2 और dx एज इट इज़ आएगा। अब प्लस ये C1 का आंसर है। अब करते हैं C2 के लॉन्ग। C2 के लॉन्ग क्या चीज़ सेम है? x2 है, ठीक है ना? जी सर। तो जब x2 है तो x को 2 रखें तो क्या आएगा, ये 2 की पावर 4 16 होता है ना, तो 16 टाइम्स 160 माइनस x2 है तो 2 to the 4 y³ sorry हाँ, ओ माय गॉड, ये तो मैंने करना ही नहीं था। अगर x, भाई बात सुने, अगर x हो 2 dx क्या होगा? 0 क्या होगा? 0। ये तो करना ही नहीं था, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये रह गया -3 2 का x का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर विच इज 4, -2 हो जाएगा। y ही रहेगा और dy रहेगा।
इंटीग्रेट करेंगे किससे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 शाबाश। तो बताएं जी, 10x5/5 लिमिट्स 0 to 2 माइनस 3 4 12 y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 to 1। ये बनेगा 5 1 फैक्टर 2 32 और 2 की पावर 4 64 हो 32 जाएगा। 32 माइनस 64 334 y 1। तो ये कितना बनता है? 32 2 64 माइनस 64 60 बी ऑप्शन। देखें अब खुद सोचिए, 3 एमसीक्यूज करने को देते कितने टॉप क्लास हैं, बल्कि चारों, मैं तो 6 को भी कहूँगा, 6 64 माइनस 60। 60 आता है। तो ये देखिए जो एमसीक्यूज नंबर 3 4 5 है, 5 6 3 4 5 6 वेक्टर्स हैं उसके पास। ठीक है, आगे मैकेनिक्स है, उसको छोड़ देना, पहले के क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल हो, एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव होती है तो सेंट्रीफ्यूगल हो, बी ऑप्शन हो, सेंट्रीफ्यूगल होती है तो बी आता है, सेंट्रीफ्यूगल नेगेटिव आता है। उसके बाद आगे आगे शुरू हो रही है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल। अब हम आते हैं जी इस ऑर्डर के ऊपर। एक ये पेपर है 2011 का, इसमें पैटर्न देखने की नजर आती है। हाँ, इसके अंदर आया हुआ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हालांकि हमने कल भी शुरू कर रहे हैं वेक्टर, एक कर्वी उसका पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। 2015 में कोई बच्चा देख के तैयारी करेगा वो कहेगा यार बस पता ना मुझे वेक्टर सारी आती है, लेकिन 2011 में कोई देख के तैयारी करेगा वो 2-3 और भी करेगा। चलें जी, 32 एमसीक्यूज पढ़ें। और ये करके मुझे A dot B cross C is not equal to which of the following? तो कहानी मारना, पेपर के ऊपर लिखें A dot B cross C, एक साइक्लिक ऑर्डर बनाएं A B C, और फिर ये देखें कि ऑल पॉसिबिलिटीज किस किस के इक्वल हो सकते हैं, वो लिख के जिसके इक्वल नहीं है उनमें से मुझे बताएं। इससे तो ऑप्शन मान दिया हो, लेकिन आप इस पर रिलाय न करें, आप मुझे बताएं जस्टिफाई। मैं वेक्टर का एमसीक्यूज ढूंढता हूँ, ये कैसे आ सकता है ज़्यादा होगा। करके बताएं जल्दी जल्दी। फर्स्ट में ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है तो वो नहीं आएगा। फर्स्ट नहीं आएगा, यस सर, फर्स्ट इसका उसमें ऑर्डर फर्स्ट ही आएगा इसका आंसर। मुझे नहीं पता, मुझे क्या कहते हैं फर्स्ट कैसे ऐसे बात एक बची है, ठीक है फर्स्ट में ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन सर इस डी वाले में भी तो ए डॉट ए क्रॉस भी है। डी में तो वैसे सी है ही नहीं। वो इसके इक्वल तो नहीं होगा ना, वो तो वैसे 0 होगा। अच्छा, ठीक। साइंस पास की है आपसे आपकी। तो मंसूर मुझे आप ये ऑप्शन बोलेंगे, ये कोई चलें ट्राई मारते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन ये है कि A डॉट B क्रॉस C किस चीज़ की इक्वल हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं।
ये देखिए ए बी सी। पहली बात तो ये किसके इक्वल हो सकता है, बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल भी हो सकता है, और किसके इक्वल भी हो सकता है, सी डॉट ए क्रॉस बी। चेक करें इनमें से कोई ऑप्शन तो नहीं क्रॉस आ बी। रही, चेक करें इनमें से कोई ऑप्शन तो नहीं आ रही। ये देखिए सी ऑप्शन तो नहीं हो सकती, नजर आ रही है? जी सर। जी। एटलीस्ट सी को निकालें, सी निकल गई। अच्छा ये देखिए बी भी नहीं हो सकती। बी ऑप्शन ये है, ये थर्ड ऑप्शन भी होगा, ये देखिए बी है ना। जी जी सर। सर। इसको अगर मैं ऑर्डर नहीं मतलब कम्यूट करता हूँ, जी। क्रॉस प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है, तो ये बी भी नहीं आएगी, बी भी नहीं आएगी, डी रहेगी। है डी क्या है? ये है डॉट ही और नहीं, ये क्रॉस को। मिस्टेक है। ओ डी तो है ही जीरो है, वेक्टर जी रिपीट हो सर। रहे हैं, स्केलर ट्रिपल जीरो होती है। जी सर। अच्छा डी नहीं आएगी तो फिर ऑप्शन ए ही रह जाती है। जी सर। अब आप क्या कह रहे हैं कि ए भी नहीं आती? सर एक बात अरे तो होगा। लेके आते हैं। डी तो नहीं है, बी बी सी भी नहीं है, डी रेपिटेशन की वजह से नहीं है, ए कैसे है चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं करता हूँ कि इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ ना, इधर अगर मैं इसमें एंटर चेंज कर भी दूँ तो कुछ होगा नहीं, वो तो नहीं है। अगर मैं इसमें एंटर चेंज करता हूँ, हाँ इसको देखें ना, ये देखिए बी डॉट सी क्रॉस ए को सर पहले आप लिखें। ऊपर वाले में भी तो कर सकते हैं ना, सी डॉट बी। नहीं सी डॉट बी करेंगे तो वो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए मैं इसको ना यूं लिखा कि सी क्रॉस से पहले लिख दिया डॉट, बाद में डॉट को यूं कर दिए तो हाँ जी नहीं यार, ये तो लेकिन ए नहीं बन रहा, जो मर्जी आप कर लें, ये नहीं बनेगा कभी भी तो ये डी ऑप्शन है यही है ना। तो सर। इसका जो ए हाँ तो ए है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने तीनों बी सी डी चेक कर ली है, वो नहीं है तो ए ही होगा। ठीक है सर जो आप डी ऑप्शन है डी आएगा, अभिषेक को है लेकिन इक्वल तो सर, नहीं वो है ना। इक्वल तो नहीं है ना, उसकी इक्वल। हम आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ डी आएगा, हाँ डी आएगा, ये उसके इक्वल नहीं है, बट अगर उसके इक्वल नहीं है तो फिर ए की इक्वल कैसे है, मुझे कोई करवा देना। सर एक के इक्वल भी नहीं है, सीधा सीधा वो साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है तो उसके इक्वल हो ही नहीं सकता। हाँ तो ए ऑप्शन है, ये जो डी है ना, ये डी मिस प्रिंटिंग से ना, क्योंकि ये बुक का पेपर है, ये जो बुक किसी पेपर ले आया है ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये किसी ने टाइप करके लिखा है, तो टाइपिंग में ये मिस्टेक हो सकती है। डी ऑप्शन है ही गलत है ना, उसमें रिपीट हो रहे हैं, और सीधी बात है इतना आसान देगा क्यों? समझ आ रही है बच्चों, स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन है, जी सर। गिवन से ए नहीं बन सकता। खैर हम नीचे आते हैं और ये एमसीक्यूज देखेंगे। ये देखिए 50 डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 5 क्या होता है? इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? खुद सोचें, जब ग्रेडियंट 5 लेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा ना मंसूर। जी सर। जी सर। जब किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या है, स्केलर है क्या है? स्केलर आएगा सर। स्केलर। तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती, सी गेज फंक्शन आई थिंक मुझे भूल चुका है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो स्केलर आएगा। ठीक है, छोटा सा आपसे टेस्ट लेते हैं। डाइवर्जेंस और ग्रेड की जगह कर्ल दिया होता तो क्या होता है? जीरो। डाइवर्जेंस कर्ल 0 होती है और कर्ल ग्रेड क्या होता है? जीरो। ये भी 0 होती है। तो मैं पहले से थर्ड उसने दिया हुआ है डाइवर्जेंस ग्रेड, जीरो। तो ये क्या होगा, ये कोई स्केलर होगा। ठीक है, 50 हो गया एमसीक्यूज, एमसीक्यूज 50 हो गया।
जी सर। 51 पे आए 51 a particle moves along the curve this the velocity at t is equal to हम माशाल्लाह सारे मैटर को पढ़ाती है वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव लेके t को 0 करना ठीक है इसका डेरिवेटिव है f का फोर्स का जब डेरिवेटिव लेते तो वो क्या आती है वेलोसिटी आती है ना इसको t को 0 करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगी करते हैं तो अभी करते हैं अभी करते हैं। पता नहीं 2015 में टेंसर आया था कि नहीं आया देखते हैं टेंसर नहीं था सही ये ऑप्शन ही आ रहा है इसमें से। हाँ भाई बाकी सारे भी कर रहे हैं सिर्फ एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं नहीं सर ये सर नहीं सर कर रहे हैं। तो ये e की पावर -1 है। हाँ e की पावर माइनस टी t होगा ना माइनस t होगा टी है। अगर t हो तो फिर a ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन ठीक है अब मैं ना वैसे ही मैंने 2015 में रैंडमली दोबारा ओपन किया तो मैं नीचे गया उधर भी वेक्टर चेंज यूज किया देखेंगे पहले उधर दोबारा वापस खोलो मैं इस 60 एमसीक्यूज का मुझे आंसर देगी रेखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है रेखा सर b ऑप्शन एग्जैक्टली बी ऑप्शन किसी को कोई मसला नो सर। projection of A on B is आप बताएं मसूद A की B की प्रोजेक्शन क्या होती है तो ये एटलीस्ट A और आएगा c ऑप्शन। सही है। मेरी बात सुने मसूद एटलीस्ट A और B तो नहीं होना चाहिए देखो कुछ मेमोरी जो इंसान की वो भी होती है ना कि फ्रैक्शन में होता है इतना तो मेमोरी होती है जी तो जी फ्रैक्शन सर। B और C में आ रही है मैंने कहा था कि जिसकी प्रोजेक्शन हो रही होती है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में तो A डॉट B और B मैग्नीट्यूड C ऑप्शन तो ये A ऑन B की प्रोजेक्शन C है अगर B ऑन A होती तो फिर होती ऑप्शन B क्लियर है बच्चों जी सर। जी सर क्लियर है। 62 which of the following is a scalar quantity momentum magnetic field intensity पहली बात है मैं इसमें थोड़ा सा वीक हूँ मैं D को निकाल देता हूँ मूवमेंट मुझे पता है R क्रॉस है वो तो मैं करता हूँ ऐसे ही है बच्चों D निकल गया मोमेंटम क्या होता है सर c टी डॉट वी होता है सर मोमेंटम। मोमेंटम सर c नहीं है। A टी डॉट वी हाँ आ रहे हैं C की तरफ आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये को बता सकते क्या होता है ओके भाई B और C पे बहस करें प्लीज सर ये तो याद नहीं लेकिन ये याद है कि ये वेक्टर ही होती है। अच्छा चलें जी सी इस पे थोड़ा सा देखिएगा भी रिसर्च करें मैं गूगल कर लूँगा आप भी कर लीजिए कैसे कर गूगल कैसे करना है मैं बताता हूँ आप क्या लिखेंगे ए और डी तो निकाल देना मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स ये तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को इसको छोड़ें हीट आप लिख लें इस पर हीट गूगल करेंगे तो आई थिंक लिख देगा वो कि हीट द स्केलर क्वांटिटी दिस एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड मुझे लग रहा है वाकई वेक्टर क्वांटिटी होती है जहाँ तक बी फिजिक्स याद आ रही है सी ऑप्शन इसमें बेस्ट मुझे लग रही है उसके बाद है 63 ऑप्शन एमसीक्यू अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी स्टार्ट में बताया था कि जिसमें ब्रैकेट होती है वो आंसर होता है याद है और मैंने आपको होमवर्क जी सर याद है। मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था कि मैं इस पे ना जेड और भट्टी से ना इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मेरा जो माइंड कहता है ये नहीं है लेकिन
जेड भट्टी यही कहता है कि जी ये जो मतलब अगर मैं पूछूं कि मैं आपसे अगर ऑप्शन पूछता हूँ, जो ऑप्शन ए है वो किस प्लेन में होगी, वो ए और बी प्लेन में होगी। ऑप्शन बी किस प्लेन में होगी, बी और सी प्लेन में। क्लियर? जी सर। तो जी यस सर। सर। तो ये 63 की ए ऑप्शन है ना। उसके बाद वो शुरू हो गया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री शुरू हो गई है। और वापस आते हैं 11 के ऊपर। स्टूडेंट ये 11 का है, 51 आपने कर ली है, 52 भी आपको नहीं आता, 53 भी आपको नहीं आता, 54 55 ये तो है टेंस है। और 56 देखें, अ वेक्टर इज सेड टू बी रोटेशनल इफ सर क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस एफ इतने बुरे लात नहीं है हम इक्वल्स सब टू के 0। माशाल्लाह, कर्ल ऑफ f0। तो जस्ट हम ये 50 53 50 52 53 एमसीक्यूज के लिए कल पूरा चैप्टर एक पढ़ेंगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। कल हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट्स। अब हम आते हैं एफएससी की। जैसा कि मैं आपसे ये इधर ही पूछ लेता हूँ, ये देखें जी एक पेपर था, ये एक एमसीक्यू है, ये एक एमसीक्यूज नंबर 2 देखिए, द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस इज। अब इसको आप क्या कैटेगराइज करेंगे, किस सब्जेक्ट में से आया है? एफएससी का एमसीक्यूज है। कॉम्प्लेक्स। ये एफएससी का एमसीक्यूज है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस इज। कॉस साइन का पीरियड क्या होता है बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स में से था। सर नहीं, कैलकुलस के चैप्टर नंबर 8 में से नहीं। अच्छा वो तो बात ठीक है, चले उसी को मान लेते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ साइन और कॉस का क्या होता है पीरियोडिक? 2 पाई। 2 पाई होता है। तो आपको याद होना चाहिए, याद रखें मंसूर, कि जो ये टी के साथ जी कोएफिशिएंट, सर। हाँ इनके सम का भी वही होगा, 2 ठीक है, पाई। इनके सम का भी वही पीरियड होगा जो इनका इंडिविजुअल होता है। लेकिन अब पहली बात है कि इंडिविजुअल का पीरियड क्या होगा, तो जो टी के साथ डिवाइड हो रहा होता, टी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, वो उसके नीचे डिवाइड होता है। पीरियड कितना? ये डी ऑप्शन है इसके लिए, मंसूर याद रहेगा। जी सर याद। तो अगर मैं गया तो वहाँ डिवाइड होगा, तो डी ऑप्शन बेस्ट है। अब ये जी ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। अब इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कहाँ से है, ठीक है, रियल पूरी पढ़ लेंगे आप शायद एमसीक्यूज ना। तो ये बीएससी लेवल का एमसीक्यूज, बीएससी का नहीं। बीएससी के लेवल का है। तो इसलिए मैं आपसे फोर्स करता हूँ कि एफएससी बीएससी करनी कैसे है। मैं अभी आपको होमवर्क देने लगूँ। देखें हमने बीएससी का चैप्टर नंबर 9 10 11 मेथड्स की बुक में से कर लिया, ऐसे ही एग्री करते हैं, ओडी कर लिया ना हमने, और वो सारा ओडी जी है, सर। और वो सारा जी सर। ओडी है। 9 और 10 ओडी है, 11 लेप्लास है। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, 9 10 11 करवा दिए मैंने, और आपको वो मसला तो पूछ सकते हैं। अब अगर मैं एफएससी की बात करूँ तो मेरा आपके साथ होमवर्क है, 2 से 3 घंटे में सारा हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए वो चैप्टर पढ़ने के बाद। लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m क्या होता है, स्लोप होती है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और c क्या होता है इसमें, y इंटरसेप्ट। नंबर 2, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये तब लगानी होती है जब स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो। और y इंटरसेप्ट क्या होता है आपको पता है कि जब मतलब x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकालते हैं ना। उसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म, जो हम कॉम्प्लेक्स में भी यूज़ करते रहे हैं, आज भी आई थिंक मैंने कहीं यूज़ बोली भी थी, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। ये आपने कब स्टूडेंट्स यूज़ करनी है, जब 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। P1 P2 गिवन हो। थर्ड है स्टूडेंट्स नॉर्मल या टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या है, ये क्या है, स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 4, ऐड कर सकता है कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ऐड करना चाहता है? हाँ, एक और होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। सबसे मेजर यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अगर याद हो तो ऊपर वाली हो ही जाती है। इसे कहते हैं स्लोप पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये आपने चीज़ें वहाँ से पढ़नी है। उसके बाद होता है, अगर किसी को याद हो, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। अगर याद हो, इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ये बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन पता होना चाहिए इंसान को क्या होता है। और जो यहाँ p होता है, p होता है डिस्टेंस ऑफ l फ्रॉम ओरिजिन O। सही कह रहा हूँ शायद, ओरिजिन, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये था जी इक्वेशंस की 5 टाइप्स, ठीक है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें वहाँ से किसी जगह पे लिख लेनी है। लिख नहीं सकते तो टिक मार लें और ये रटा मार लें, और इनकी एग्जांपल्स भी देख लें, ठीक है। क्या मतलब, क्यों, किस तरह फाइंड करते हैं और क्या होता है निज़ाम। उसके बाद है स्टूडेंट डिस्टेंस में कह रहा था 3 फार्मूले होते हैं, हमें तो सिर्फ एक पता है। एक होता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, आप सबको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये है 2 पॉइंट्स के दरमियान P और Q के दरमियान डिस्टेंस, तो ये होता है, ठीक है, ये D। अब नंबर 2, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट हो और दूसरा लाइन हो, और आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे हो सकता है ना बच्चों कि P हो और ये लाइन गिवन हो, और लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो सकती है ना। और ये आपने d फाइंड करना है। अब तो आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा सकते, तो d का फार्मूला बता सकता है कोई? ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b रूट स्क्वायर। a मुझे स्क्वायर बहुत प्लस हेल्प की है, इस फार्मूले ने पेपरों के अंदर, ठीक है, कहीं पूछे जाते हैं। MCQs बता रहा हूँ, MCQs ये बन सकता है कि डिस्टेंस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, गौर से देखें, मॉड लगाना है, ये 1 पुट करना है आपने x की जगह पे, 2 इंटू 1 2, प्लस ये 2 पुट करना है आपने y की जगह पे, 2 इंटू 2 प्लस 4 एज इट इज़। इसका मॉड का मतलब है अगर नेगेटिव भी आता तो आपने स्टूडेंट्स पॉजिटिव ले लेना है। ए स्क्वायर का मतलब है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 4, प्लस b का मतलब क्या है, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 9। इसको जो भी आता है वो कर लीजिएगा। गॉट इट? जी सर। थर्ड केस क्या हो सकता है बताएं सर ऊपर 3y। अच्छा सॉरी 3y। थर्ड केस क्या हो सकता है, पहला केस क्या था 2 पॉइंट, दूसरा केस क्या था 1 पॉइंट 1 लाइन, तीसरा केस क्या था 2 पैरेलल लाइंस, और 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान, क्योंकि 2 अगर लाइंस पैरेलल ही नहीं है, 2 पैरेलल लाइंस मतलब देखें ना बच्चों, एक ये है, एक यूँ जा रही है, इनमें डिस्टेंस तो नहीं फाइंड कर सकते ना। हाँ, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों स्टूडेंट्स क्या हों, पैरेलल। तो ये आई थिंक बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आपको किसी की से मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है। तो MCQs, हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा। पहली बात ये, अगर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, मैं कहता हूँ स्लोप क्या होगी, तो क्या होगी भाई, माइनस ए ओवर बी। हाँ वो होती है माइनस ए ओवर बी। नंबर ऑप्शन से माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, तो माइनस ए, ये ए है ये बी है, तो -2/3, एक तरीका ये था
दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। बस स्टूडेंट जी। स्टूडेंट एग्री? तो अगर मैं जी इसको, सर। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करता हूँ तो देखना ज़रा, 3y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन, तो 3 वहाँ डिवाइड कर दें, माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री, तो ये देख लें वही बन नहीं क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए आपकी स्लोप क्या आती है, माइनस टू बाई थ्री। लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला भी आना चाहिए, माइनस ए और भी फार्मूला होता है स्लोप का, अगर लाइन आपको गिवन हो तो। क्लियर? जी जी सर। सर। और स्लोप का एक और फार्मूला क्या होता है अगर 2 पॉइंट गिवन हो, माशाल्लाह सबको पता है, हम सब जानते हैं, वो अभी अखबार में भी आया था, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। 2 पॉइंट गिवन हो, स्लोप निकालनी हो तो ऊपर वालों का y वालों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वालों का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स? जी तो सर। जी सर। तो MCQs कराते कराते कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं हम। एग्जाम्पल करवाना चाह रहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, पहली बात तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे पता चलेगा, देखें ज़रा, 2x प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। इतना तो आपको यकीन है ना कि ये इंशाल्लाह दो डिफरेंट लाइंस होंगी, कॉन्स्टेंट मैंने डिफरेंट रख दी है। तो इसकी स्लोप देखें स्टूडेंट, माइनस जी टू बाई थ्री, इसकी स्लोप भी देखें माइनस टू बाई थ्री। तो आपको याद होगा, FSC याद है ना, कि जब दो लाइंस की स्लोप इक्वल हो तो वो लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल। पता है ना भाई सबको। जी जी सर। सर। और अगर उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव वन हो तो वो क्या होती हैं, बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दो लाइंस हैं ही पैरेलल। तो पैरेलल है तो डिस्टेंस क्या होगा, देखें ज़रा, C1 इसे कहते हैं, C2 इसे कहते हैं, कांस्टेंट को। तो 1 माइनस सेवन का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर किसी का भी ए बी ले लें, डेफिनेटली सेम ही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई बताएं, ए का 6 और हाँ, जी। 4 प्लस 9, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी 9 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट इज आपका 13। आंसर। तो ये मैंने वन गो में पूरा 4 चैप्टर कर दिया, तो ये मैंने किया ना, देखिए मुझे 20 मिनट भी नहीं लगे आपको बताता हूँ। इन्हीं 20 मिनट को आप 2 घंटों में कन्वर्ट करें, ठीक है। आप इन चीज़ों को वहाँ से रीड करके उनको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर रख लें और ये चीज़ें वहाँ से रीड करके करें, ताकि आपको एग्जाम्पलें भी करनी है। कोई क्वेश्चन हो, 4 चैप्टर, आज क्या दिन है, बुधवार, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप मुझे इस वीकेंड के ऊपर ना, वीकेंड नहीं मतलब फ्राइडे को मुझे आप रिपोर्ट दें, किस ग्रुप के अंदर या इंडिविजुअली मुझे इनबॉक्स में, इस तरह हमने कर दी है, ताकि मैं उसके बाद आपको 6 चैप्टर पे कुछ वीडियोस गाइड करूँगा, वो आप वीडियोस देखिएगा तो आपका 6 चैप्टर सेकेंड ईयर का वो भी हो जाएगा, ठीक है। जी तो लेकिन जी इसमें कोई ठीक है। FSC नहीं करनी, जी ठीक है सर। कोई FSC नहीं करनी, क्योंकि FSC का पहला चैप्टर है लिमिट्स, वो आपको सर आसिम में इतना ज़बरदस्त पढ़ा देंगे MSc वाला कि वो उसमें दो ही तो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि x गोज़ टू ज़ीरो साइन x बाई एक्स। तो ये FSC का प्रूफ देखा जाए तो इतना लंबा है, वन होता है, हालांकि हम MSc BSc में कहते हैं कि सीधी सीधी बात है कि लॉपिटॉल रूल लग जाता है, 0/0 फॉर्म है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज, x का डेरिवेटिव वन, तो आंसर वन नहीं आता है। तो पूरे चैप्टर में ये है। तो अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूँ, सेकंड ईयर का पहला चैप्टर फजूल है, आप मास्टर का जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव है, थर्ड चैप्टर इंटीग्रेशन है, तीनों छोड़ दें इंशाल्लाह। जब आप, हाँ ये हो सकता है कि अगर किसी को ये भी ना पता हो कि ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि मैथ सिटी के ऊपर सेकंड ईयर का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और BSc का चैप्टर 4 डेरिवेटिव, आई थिंक इंटीग्रेशन, और चैप्टर 5 इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पड़े हुए हैं, वो डाउनलोड कर लें। मैं आपको जी अभी, सर के लिए। हाँ ठीक है ना, डाउनलोड मोबाइल में ना करें, उसका प्रिंट निकलवा लें, तो इंशाल्लाह करेंगे ना प्रिंट। ये मैथ सिटी के ऊपर FSC सेक्शन में डेरिवेटिव चैप्टर 2, इंटीग्रेशन चैप्टर 3, वो फार्मूलाज प्रिंट कर लें, क्योंकि आपको बुक मैंने नहीं पढ़ानी है FSC की सारी, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। बुक 1 2 3 छोड़ दें बिल्कुल। जब आप मैथ सिटी के ऊपर जाएंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कंप्लीट फार्मूलेज वहाँ फार्मूला पड़े हुए हैं, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड और कॉट, इसी तरह साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इनके, फिर उनके इन्वर्सेस के, फिर उनके इन्वर्स के हाइपरबोलिक के, ये 24 फार्मूले बनते हैं, मैथ सिटी पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब BSc के सेक्शन में आप जाएंगे मैथ सिटी के ऊपर, तो जब इंटीग्रेशन आप खोलेंगे तो आपको ये वाले फार्मूले PPS में बड़े हेल्प कर जाते हैं। ड्यूरिंग इंटीग्रेशन आपको ये पता होना चाहिए, a² x² dx क्या होता है, पता है ना सबको,
1/8 tan इनवर्स x ओवर a आता है, शाबाश बताएं ना। जी सर। तो अब ये तो एफएससी में भी है कहीं, लेकिन इससे आगे जो 2 लिखूंगा वो एफएससी में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीएससी के मैथ सिटी से डाउनलोड करके प्रिंट ले लें। ये अब ये नहीं है वहाँ पे एफएससी में, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, शाबाश जो अच्छे बच्चे हैं बताएं ये क्या होता है 1/2a। अच्छे ये मीन नेचुरल जो कर रहे हैं साथ, नेचुरल लॉग ऑफ x ए, माइनस a ओवर x ओ प्लस। माय गॉड x प्लस ए ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। और ये होता है 1/2a लीन ऑफ वेरिएबल पहले हो तो x माइनस ए ओवर नीचे x प्लस ए होता है, ठीक है। तो ये इधर आप फंस जाएंगे, ये पहला फार्मूला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन आप भी भला सोच रहे हो, तो ये हो गया। फिर नंबर 4, स्टूडेंट्स अगर मैंने गलत किया तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, गलती हो सकती है। ये ठीक मैंने लिखी है तीनों, ये इंशाल्लाह देखेंगे। तो आतिफ, रिमशा, कोई बता सकता है मैंने ठीक लिखे हैं ये? सर ठीक है ही। ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। अब देखिएगा मैंने ऐसे याद किए होंगे, देखिए मैं सिर्फ एक चेंजिंग करने लगा, जस्ट अंडर रूट डालने लगा तीनों में और डिनोमिनेटर में रख के, तो ये बनता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए होता है लीन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ क्या इनवर्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए, ये होता है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इनको ना अपने माइंड में सेव किया हुआ। तो इनको फ्लिप करें, ये चले फ्लिप ना करें, पहले दरमियान में सब्ट्रैक्ट लिख दें, सब्ट्रैक्ट हो तो ये बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सिंपल साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है, हाइपरबोलिक नहीं आता। और ये होता है माइनस कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद होगा वो जो इंटीग्रेशन आप याद कर, वो जो आप इंटीग्रेशन याद कर रहे होते हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वो इसी की एप्लीकेशन होती है ना। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होती है। बच्चों इधर ये 1 होता है ना, इधर ये 1 होता है तब ये होता है, सर याद है। इसीलिए अगर इसके साथ माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स बन जाता है, ठीक है। तो अगर प्लस हो तो दिस, अगर माइनस हो तो ये। खैर लास्ट वाला रह गया है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो याद रखना है ये बनता है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो अगर मैं इसको लीन की फॉर्म में लिखता हूँ तो लीन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए बनेगा। एग्री? ठीक है, ये बीएससी के फार्मूले आपको आने चाहिए, मैंने याद किए हैं, मुझे पता है कि मुझे किसी भी मुश्किल से ये आज़ाद कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि 1 आवर, मतलब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, यस सर। तो अब इसको कौन करता रहे पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, ए ओवर 3 माइनस एक्स प्लस बी ओवर 3 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो इसमें ए और बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो बता सकता है डायरेक्ट? इसका डायरेक्ट टेक्निक होती है ना कि 6 आएगा, ए आएगा 1/6 3 माइनस एक्स प्लस बी क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखिए कौन इसका लीन ऑफ 3 माइनस एक्स करता रहे, और ये माइनस 1/6 बन जाएगा, प्लस कौन इसका लीन ऑफ 3 प्लस एक्स करता जाए, इसका डेरिवेटिव 1 ही बनता है। ये -1 मैंने अंदर लेकर डेरिवेटिव लिया, ठीक है ना, तो 1/6। तो डेफिनेटली आपको कोई ट्रिक पता होना चाहिए ना भाई, फार्मूला, और फार्मूला इसका ये होता है कि 1/9 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, आपको पता है 1/2, ए कितना है 3 है, लीन ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, ये बनता था। और देखिए हमने कितनी मुश्किल में पढ़ गए थे। स्टूडेंट्स एग्री? जी सर। तो 6 हो गए, अब 3 और रहते हैं, उन्हीं का स्क्वायर रूट बट क्या हो, फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन बताएगा बच्चों? कौन बताएगा ये तीनों फार्मूले? जी माँ। अच्छा, इसका बताएं भाई, शाबाश। पहली बात तो ये है, इनकी 2 टर्म्स होती हैं,
बाद वाली वही होगी जो मैंने ऊपर लिखवाई थी आपको, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, इसकी होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एग्री करते हैं ना जो भी लिखवा के आए हूँ। और इसकी क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक, आवाज़ मेरी आ रही है जी। या कॉल कट तो नहीं गई कहीं? नहीं सर। इधर प्लस आता है, इधर प्लस आता है, इधर माइनस आता है, इधर आता है ए स्क्वायर बाई टू, इधर आता है ए स्क्वायर बाई टू, इधर आ आता रही है है ए सर। स्क्वायर बाई टू। बहुत लेट आई है भैया आपको। एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, इधर आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो उधर होता है, इधर आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो उधर होता है, इधर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो उधर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 9 फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन ये, लेकिन ये 9 फार्मूले इंटीग्रेशन के ऐसे हैं जो आपको किसी भी मुश्किल से आज़ाद कर सकते हैं पेपर के अंदर। क्लियर? क्लियर? यस सर। जस्ट लिखने का मकसद, लिखने का जी मकसद, सर। लिखने का मकसद ये नहीं था कि मुझे आते हैं तो मैंने लिखे, लिखने का देखे ना, ये तो मैं एक मैटर के बच्चे को एक ट्रिक समझाऊं तो वो याद कर लेगा। देखिए आपने मेरी ट्रिक नोट की है कि मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है, ये मैंने वही लिखे हैं जो मैं ऊपर लिख के आया हूँ फ्रैक्शन वाले, ऐसे ही है ना बच्चों? जी सर। और ये भी देखें, यस ये सर। वही हैं जो पीछे आ रहे होते हैं, इधर एक्स बाई टू साथ वो लिख दो, एक्स बाई टू साथ वो लिख दो, एक्स बाई टू साथ वो लिख दो। फिर मैंने ये याद किया कि 2 प्लस होते हैं, और ये एक्स स्क्वायर वाला जो होता है ना, ये हर जगह प्रॉब्लम करता है, ये माइनस होता है। दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके बाद मैं कभी आपको नहीं करूँगा अगर आप काम नहीं करेंगे तो। एफएससी का चैप्टर 4 दिया मैंने सेकेंड ईयर का, 1 2 3 छोड़ दें बस, मैंने समझ लिया 1 2 3 करवा दिया आपको। मैथ सिटी से फार्मूला उनके डाउनलोड करके रटा मारना शुरू कर दिया, जिसने मैंने मारे हुए हैं। समझ लिया आपकी एफएससी करेंगे सर। सेकेंड ईयर का एफएससी की 1 2 3 होगी है, ठीक है। और मैं आपको 4 करवा रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह ना कल मैं आपसे पूछ भी लूँगा। ये जो मैंने आपके सामने पूरी कहानी बयान की है ना 9 फार्मूलाज की, मैंने इंडिविजुअली आपसे पूछने हैं, तो इंशाल्लाह सुनाएंगे ना मुझे सारे? जी सर। इंशाल्लाह। जी सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Okay. अल्लाह हाफिज सर।